Good morning, everyone, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And topic for the today is never work again if you create these assets. Which assets? आज मैं ना आपसे उन एसेट्स की बात करने वाला हूं कि जो आपने क्रिएट कर लिए अपनी लाइफ में वो कौन सी 4 कैटेगरी के एसेट्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिए। यू वोंट हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट मीन टू से होता क्या है कि एज ए कैश फ्लो कोच मैं ना बहुत से बिजनेस ओनर से लोगों से मिलता हूं, तो वो कह रहे हैं कि जीवन ऐसा है कि हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्पस ऑफ द बिजनेस हैज टू मेक मनी। मैं कहता हूं थोड़ा सा ये सोच के देखो कि बिजनेस का पर्पस तो ये नहीं था मेक मनी। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया या आप कर रहे हो और जब ये चल रहा है तो ये बिजनेस तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए है। तो यानी कि खेल कुछ हो रहा है, समझ हम कुछ हो रहे हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल। लॉकडाउन के दौरान आपने देख ही लिया था, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जब घर पर थे तो जिंदगी तो फिर भी टिक 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 मूव कर रही थी, माइंड तो फिर भी मूव कर रहा था। मनी मनी का जो एरिया है, आज 5 AM के अंदर ना हम बहुत ही डिटेल में उन 4 एसेट्स कौन से हैं जो बना दे तो हमें ना उस तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मनी तो ऑटोमेटिकली फ्लो इन कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो आप मेरे साथ लाइव हैं, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। आपने ना जैसे 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 प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा डिस्कशन का, तो अपनी चैट बॉक्स के अंदर आप अपने एक्सप्रेशंस देते रहना, इन द सेंस कि जो भी कुछ पॉइंट आपके माइंड में आ रहे हैं ना, जस्ट शेयर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम उस डायरेक्शन को उस तरीके से मूव करें। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, तो आप जरा इस पूरी जर्नी को एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। पहला एसेट कौन सा है? The first asset I talk about is the business. Business is a asset. बिजनेस तो काम होता है, बिजनेस तो वर्क होता है। बिजनेस का मतलब तो आप कह रहे हो कि हम ये सोच रहे थे कि सुबह उठ के जाना है कुछ करने के लिए और फिर शाम को रात को वापस आ जाना है। तो ये एक हमारे ब्रेन की एक ट्यूनिंग हो चुकी है। हर रोज ही जाना है बिजनेस करने के लिए। अगर अभी जो लोग उस माइंडसेट के अंदर हैं तो वो समझ लें कि वो बिजनेस में नहीं है। कुछ लोग बिजनेस को समझ रहे हैं कि मतलब बिजीनेस, बिजी रहना है, मतलब कुछ करना है। ओके, तो आप ना डिफरेंट स्पेस ऑफ लाइफ के अंदर हो सकते हो। तो मैं कहता हूं कि जो भी आप सोच रहे हो वो आपके वर्ल्ड में सही है, दैट इज ओके। मैं ना कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से एक प्लेस टू स्टैंड आपको दे रहा हूं। प्लेस टू स्टैंड। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस टू स्टैंड? प्लेस टू स्टैंड का मतलब ये है कि आप बिजनेस को आज के बाद से कंसीडर कर रहे हैं अपनी जिंदगी का एक एसेट। यानी कि आपने एक एसेट क्रिएट किया जो आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम भी दे रहा है, ना केवल रेगुलर फ्लो ऑफ कैश दे रहा है, बल्कि उसकी एप्रिसिएशन भी हो रही है वैल्यू के अंदर। मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट जैसे हमने कराई 1 लाख रुपए की करवा दी और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स में फैसिलिटी है कि वो मंथली भी आप उससे इंटरेस्ट ले सकते हो, क्वार्टरली भी इंटरेस्ट क्रेडिट हो सकता है, एनुअल भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो, या इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में क्यूमुलेटिव हो सकता है। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपने 1 लाख की एफडी कराई, 2 साल के बाद आपको 1,06,000 प्लस 6,000, 1,12,000 मिलेंगे 2 साल के बाद क्यूमुलेटिव। या ये भी हो सकता था कि आप हर महीने 500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई। अब एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट बिकम योर एसेट। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट आपका एसेट बन गया, उसी तरीके से अब आप कंसीडर करो कि बिजनेस भी आपका एक एसेट है
जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है। नॉट ओनली बिजनेस आपका एक एफडी है, बल्कि एट द सेम टाइम वो एक रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट कैसे हो सकता है? रियल एस्टेट का मतलब आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपने कहा भी हाँ जी क्या रेट चल रहे हैं जनकपुरी में? भाई जनकपुरी में जी अपना जी 2 लाख रुपए पर 1 गज का रेट चल रहा है जी। ओके, फ्लोर कितने का है जी? फ्लोर जी 4 करोड़ का है। अच्छा 5 करोड़ का है। फिर आपने साल 2 साल के बाद देखा 6 करोड़ का हो गया, 7 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस घर में आप रहते हो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, जरा कंसिडर करो, देखो तो आज से 25 साल पहले वहां पर प्रॉपर्टी के रेट क्या थे और आज प्रॉपर्टी के रेट क्या हैं? तो इसके रेट बढ़ गए। तो जो चीज पहले आराम से 20 लाख रुपए में एक कोठी बन जाती थी, आज 4 करोड़ में एक फ्लोर नहीं बनता। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि रियल एस्टेट के रेट बढ़ रहे हैं। अब बिजनेस को कंसिडर करो एज ए रियल एस्टेट। आपने कर लिया, वो एक एसेट की तरह कंसिडर करो कि आज हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है। इस पर्सपेक्टिव से देखो, प्रॉपर्टी की तरह बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है मेरी आज की? अरे हमें पता ही नहीं, हमने निकाली नहीं मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है। क्यों भाई, क्यों नहीं निकाली? पता क्यों नहीं निकाली? इसलिए नहीं निकाली क्योंकि हम बिजनेस को एज ए एसेट कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो अब इसकी वैल्यूएशन में जो ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। जब आप किसी कंपनी की बात करोगे ना, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था तो वो कह रहे थे कि पर्पस क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, शेयर होल्डर का। वो कहते हैं कि जो जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं वो बिजनेस को इसलिए रन करते हैं कि शेयर होल्डर के लिए बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करवाना, यानी कि कंसिस्टेंट नेट वर्थ को इंक्रीज करना ही अल्टीमेट पर्पस होता है कॉर्पोरेट्स का। तभी आप देखोगे उनके शेयर प्राइस, मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती चली जाती है। अब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, उनको मेजर करने का पैरामीटर ही उनकी वैल्यूएशन है। भाई इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मान लो रिलायंस का शेयर 2200 रुपए का चल रहा है और इतने नंबर ऑफ शेयर उसके हैं, मल्टीप्लाई करो, उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल कर आ गई। तभी तो कहते हैं लार्ज कैप कंपनी, जिसकी एक्स अमाउंट से ऊपर की वैल्यू होती है शेयर को मार्केट लिस्टेड से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर मिड कैप है, फिर स्मॉल कैप है। ये सारी की सारी मिड, स्मॉल, लार्ज कहां से निकल कर आई है? वैल्यूएशन से निकल कर आई है। यानी कि आज बिजनेस की वैल्यूएशन कुछ है, फिर बढ़ गई वैल्यूएशन। आप समझ गए, आप समझ गए। और बिजनेस को अब आपने एक एसेट की तरह देखना शुरू किया। बिजनेस को एफडी की तरह देखा जो आपको इंटरेस्ट इनकम दे रही है। बिजनेस को आपने एक रियल एस्टेट की तरह देखा जिसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। अब सोचा जाए बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी? भाई आपके बिजनेस के अंदर कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, आपके बिजनेस के अंदर एक पेटेंटेड तरीका है काम करने का, एक यूनिक वे है सप्लाई करने का। और जिस तरीके से, जिस लोकेशन के ऊपर आप स्टैंड कर रहे हो, जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आपने खोल दी हैं, जितने नंबर ऑफ कस्टमर, जिस तरीके के कस्टमर आपके बन चुके हैं, जिस तरह के वेंडर के साथ में आपकी टर्म हो चुकी है, जैसा आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है, किसी ने आज की डेट में वैसा ही बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसको तो कई साल लगेंगे। अब यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, उसकी वजह से बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पर ये है कि बिजनेस को जब आपने वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया तो लगातार उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी वर्थ बढ़ रही है। दूसरा, वो एफडी की तरह आपको इंटरेस्ट इनकम दे रही है। तो बिजनेस को एज ए एसेट एस्टेब्लिश किया, ये माइंडसेट है। ये माइंडसेट है, एक बार इस माइंडसेट से ऑपरेट करो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ना मैं कोई सस्ता माल खरीदूं और उसको थोड़ा महंगा बेच दूं, डिफरेंस में जो पैसे हैं वो है बिजनेस, वो मेरे पास मार्जिन हो गया। इसको ना ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
कहते हैं कोई काम बताओ यार, कोई ऐसा काम बताओ, आजकल ना बड़ा मंदा चल रहा है मार्केट में, रेट नहीं मिल रहे मार्केट के अंदर यार, लोग सेल तो कर देते हैं हम उनको लेकिन पेमेंट नहीं लेती, सारा दिन तो मेरा पेमेंट फॉलोअप के अंदर ही चला जाता है, और जो मैं परचेज कर रहा हूँ बाइंग मेरी ठीक नहीं हो रही, क्वालिटी मेरा सही नहीं मिल रहा। ओ यस, ये इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस ऑपरेशन के। इसका मतलब है बिजनेस अपने आप में एक एसेट है, उसके अपने बीच में ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन को चाहे बिजनेस ओनर मैनेज करे, मैनेजमेंट मैनेज करे, चाहे प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको मैनेज करे, तो अल्टीमेटली जो कोर प्रोमिस दिया है बिजनेस ने, जो कोर प्रोमिस दिया है बिजनेस ने, उसको फुलफिल करना है। जैसे कई इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहते हैं ये इंश्योरेंस चलती रहे जिंदगी, वो अच्छा उन्होंने प्रॉमिस दिया, उन्होंने प्रॉमिस फुलफिल करना है। अब कई रियल एस्टेट कंपनी है, वो कहते हैं आपको स्वीट ड्रीम होम मिलेगा, तो अब पर्पस क्या उस कंपनी का? पर्पस ये है कि जो उसने प्रॉमिस किया अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, वो डिलीवर कर देना है, तो उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए आपने ऑपरेशन को मैनेज करने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमने बिजनेस को एज ए एसेट नहीं माना हुआ, तो क्या होता है कि लगातार काम करते 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 कब बिजनेस शुरू किया था 20-25 साल की उम्र में, और कब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तरफ चले गए, या अब बॉडी जवाब दे गई है कि अब काम करने के लिए उतनी हिम्मत नहीं होती। बट पीछे क्या है, उतनी की उतनी परेशानियां। जितना बिजनेस के टाइम पर लोन नहीं था, आज उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा लोन, लाइबिलिटियां, कर्जे, बिजनेस की सिचुएशन ऐसी खड़ी करके छोड़ दिया कि कई बार मन में डर लगता है कि यार बच्चों के लिए तो मैंने क्या कर दिया बिजनेस के अंदर, ये तो इतने इतने लोन लाइबिलिटियां खड़ी कर दी है मैंने। अगर थोड़ी सी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई या बिजनेस की सिचुएशन चेंज हो गई, तो मेरी कंपनी तो डेप्ट फ्री है नहीं, मेरी कंपनी तो लदी पड़ी है लोन के साथ में, ये ओडी का लोन, ये ओडी ओवरड्राफ्ट का लोन, कैश क्रेडिट का लोन, और उन सब चीज का लोन। मैं ना आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं देखने के लिए कि बिजनेस को अब एक एसेट की तरह खड़ा कर दिया गया है। क्या बिजनेस आपकी एफडी है जो इंटरेस्ट इनकम देती है? सोचो तो सही, एक बार देखो तो सही, चलो कंसिडर करो, एक बार कंसिडर करो, ऐसा हो जाए तो। उसके बाद बिजनेस आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है और जिसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही ये पर्सपेक्टिव ये आपने दिया अपने दिमाग को, तो समझ लो आज के बाद आपका ना काम करने का तरीका चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करोगे, बिजनेस की हर एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कर दोगे आप, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट कर दोगे, अपने बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दोगे। भाई जैसे हमने भी अपने बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया ही है ना, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, आज फिर शेयर कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल, अब आप बिजनेस कर रहे हो, उसका बड़ा अमेजिंग सा आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया। लेट मी शो यू किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोल डिफाइन कर दिया, अगर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पहले देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो देख लो, पहले भी देखा तो दोबारा देख लो। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब मैनेजमेंट का काम क्या है, इनोवेट करना, क्रिएट करना, इंपावर करना पूरे के पूरे बिजनेस को, करो बिजनेस को इंपावर। उसके बाद आपका जो एमडी ऑफिस है, यानी कि आपका जो ब्रेन है, थिंक टैंक है, जैसे बॉडी होती है ना, बॉडी में हाथ होते हैं, दिमाग है, आंखें हैं, नाक है, कान है, पेट है, लाते हैं, हर किसी का अपना अपना काम है। उसी तरीके से जो 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 एमडीओ ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो दिमाग हो गया, इनोवेट करेगा, क्रिएट करेगा, इंपावर करेगा। अब दिमाग का वही काम है। अब दिमाग, उसके बाद जैसे हाथों का काम है, तो एमडी ऑफिस जो है उसके अंदर सेल्स वाले, कलेक्शन वाले, अकाउंट्स, एचआर, रिसेप्शन, पीसी, एडमिन, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद एग्जीक्यूशन के अंदर जो हाथ पैर भागने वाला काम है वो ऑपरेशन की टीम करेगी, और हर किसी ने क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, उन्होंने उनका उनका मेन कियारे क्या है, वो सारा का सारा आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया, दिखा दिया, डाल दिया, कर दिया। तो दैट मिंटू से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका बिजनेस क्या बन चुका है, आपका बिजनेस एक एसेट बन चुका है जो कि रेगुलर जनरेट कर रहा है किस चीज को,
कैश जनरेट कर रहा है, वो मनी मेकिंग बिजनेस है, यानी कि मनी वहां से एफडी की तरह जनरेट हो रही है। बिजनेस का पर्पस क्या है? एडिंग रियल वैल्यू इन द लाइफ ऑफ बिजनेस। अब कहीं हमने इस सिचुएशन के अंदर बिजनेस को तो नहीं रख दिया कि बिजनेस मनी ईटिंग मशीन बन गया है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उतनी उतनी पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। आप अपना ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रहे हो, टर्म लोन ले रहे हो, सीसी लिमिट ले रहे हो, पैकिंग क्रेडिट ले रहे हो, बैंकों को पूरा चूस लिया। उसके बाद अब एनबीएफसी कंपनी की बारी आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आजा भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तू भी लाइन में लग जा, तू भी लोन दे दे, ये भी दे दे, इतना भी दे दे। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एनबीएफसी कंपनी को भी चूस लिया। अब क्या करें? चलो, जो भी बैंक मिलता है पर्सनल लोन में आ जाओ। पर्सनल लोन में बिजनेस के नाम पर जितने लोन हो गए थे उठा भाई, चल इंडिविजुअल में दे दे, मेरे नाम पे, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, पार्टनर के नाम पे, चल सारे लोन आ गए। वो लोन आने के बाद अब क्या करें? इधर से दे दो, उधर से दे दो। मतलब क्या हो रहा है? हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है इसीलिए मनी की रिक्वायरमेंट है। अरे बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा, बिजनेस का मॉडल ही ठीक नहीं है। बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि जैसा बढ़ता चला जा रहा है वैसा वो पैसा चूसता चला जा रहा है। मतलब कि वो मनी ईटिंग बिजनेस बन गया है। ऊपर से हल्की सी कोई रेगुलेशन चेंज हुई ना, जैसे पेजर आए थे पहले, पेजर पेजर आए तो बड़ी कंपनियां चली। उसके बाद अचानक से मोबाइल आ गए, पेजर में मैसेज आते थे, मोबाइल में मैसेज आते, पेजर खत्म। कोडैक का बिजनेस कितना बड़ा चल रहा था, कोडैक कोडैक का कैमरा, पता नहीं कितने हजारों के हिसाब से उसके एम्प्लॉई थे। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, चल खत्म। उसके बाद तो नोकिया को लगा कि मैं ही दुनिया का बादशाह हूँ, चल नोकिया खत्म। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से चेंज हो रही है बिजनेस के अंदर, इतनी तेज गति से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जो जो गाड़ियां बनाने वाले हैं, पेट्रोल की गाड़ियां बन रही हैं, डीजल की गाड़ियां बन रही है, टेक्नोलॉजी चेंज। आजकल सीएनजी भी आई, सीएनजी के बाद बैटरी वाली गाड़ियां आ गई, अब बैटरी को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। अब जो एक ही सोर्स होता था, तो ऐसे टेक्नोलॉजी अब आगे वाले टाइम में देखोगे, इंटरनेट, स्कूल स्कूल जो एक पर्टिकुलर वे बन चुका था, जैसे ही चेंज हुआ, तो हम अपने बिजनेस के अंदर इतने ज्यादा इनग्रेव्ड हैं, इतने ज्यादा इनग्रेव्ड हैं कि वही रूटीन काम किए चले जा रहे हैं। इवन लॉकडाउन आने के बाद जब सब कुछ बंद हो गया था, हम बस बैठ के प्रे कर रहे थे, बस लॉकडाउन खुले, लॉकडाउन खुले, लॉकडाउन खुले, और मैं जाऊं कि बैठूं अपनी दुकान पे, मैं खोलूं अपना दफ्तर। फिर दुकान पे जाके बैठ गए और दोस्तों से बात की। बड़ा मुश्किल समय चल रहा है आजकल, तो ग्राहक ही कम हो गए हैं। अब क्या है, इनोवेशन कहाँ है? कहाँ है इनोवेशन? तो बिजनेस तो एकदम डायनामिक है ना, बिजनेस तो डायनामिक है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग की रोटी कपड़ा मकान की और उसकी रहने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कोई शर्ट बना रहा है, तो कोई कंप्यूटर बना रहा है, जो कंप्यूटर बना रहा है कोई उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है कोई उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसको स्विगी वाले खाना खिला रहे हैं। तो सारी ह्यूमैनिटी एक दूसरे की सेवा करने में लगी हुई है। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, अगर आप पुराने जमाने में नदी के किनारे पर रहोगे तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको पानी स्टोर करने के लिए डब्बे चाहिए होंगे, वो बिजनेस बन जाएगा। उसके बाद जमाना बदलेगा, आप लेटेस्ट मॉल कल्चर कल्चर के अंदर आ जाओगे, तो आपको मॉल के अंदर से शॉपिंग करने के लिए कार्ट चाहिए होगी लोहे की। अब लोहे की कार्ट भी कोई बना रहा होगा, कोई उसके पहिए बना रहा होगा। अब आपने घूमते फिरते शॉपिंग मॉल में जाना है, तो आपने गाड़ी में बैठना है, तो कोई गाड़ियां बना रहा होगा। अब वहां पर आप देखा जाए, पार्किंग वाला पार्किंग की पर्चियां काट रहा होगा। आपने घूमने जाना है तो एरोप्लेन की कोई एयरलाइंस वाली सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। आप समझ गए, आप स्माइल भी कर रहे हो, आप कह रहे हो आज तो जीवन पूरे मजे लेगा। देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस तो मेरे भाई, बिजनेस तो मेरे भाई एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं हम सारे के सारे, और उसके लिए एक सही वैल्यू चार्ज करते हैं। अब मार्केट में ज्यादा वैल्यू चार्ज करके बताओ, अगर आप प्रीमियम वैल्यू चार्ज कर रहे होगे तो कोई प्रीमियम सर्विस दे रहे होगे। अगर आप कमोडिटी बिजनेस के अंदर है, कुछ भी आप सप्लाई कर देते हो, जो राम श्याम गोपाल भी सप्लाई करता है, आप भी सप्लाई करते हो, तो आप प्रीमियम लेके बताओ, नहीं ले पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में आपने पढ़ा था उसमें इकोनॉमिक्स के अंदर, या पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। इन डिफरेंस कर्व होती है। इन डिफरेंस कर्व क्या होती है? ये गई सप्लाई की लाइन, ये गई डिमांड की लाइन। जहां सप्लाई और डिमांड ने आपस में क्रॉस किया, जहां सप्लाई और डिमांड ने आपस में क्रॉस किया, वो आपका पॉइंट बन गया, यानी कि वो प्राइस डिसाइड हो गया। भाई आज आलूओं की सप्लाई हो गई, मंडी में आलूओं की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, ट्रक भर भर के आलू आ गई, जहां देखो आलू ही आलू। तो क्या होगा? आलूओं का रेट कम हो जाएगा। अब आलू ही नहीं आ रहे, पीछे से स्ट्राइक है,
कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, आलू चाहिए, आलू से रिलेट नहीं कर पा रहे तो प्याज से रिलेट कर लो। तो प्याज नहीं आ रहे, प्याज नहीं आ रहे तो प्याज के रेट चले गए, ओनियन के रेट ऊपर चले गए। तो क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो ऐसे टिपिंग चलता रहेगा, चलता रहेगा। पॉइंट में क्या कहने जा रहा हूं? पॉइंट ये कहने जा रहा हूं कि इसका मतलब है हमने बिजनेस की डायनामिक को अंदर घुस के पकड़ा नहीं। आज मैं पकड़ा रहा हूं, एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। पर्सपेक्टिव नंबर 1, बिजनेस को आप एक एफडी की तरह देखो जो कि आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। बिजनेस को आप एक एसेट की तरह देखो जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यानी कि आप वैल्यूएशन के खेल में आ चुके हो, स्वागत है। तीसरा, बिजनेस एक डायनामिक है जिसका आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया, और उस पूरे के पूरे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के अंदर आपने अपना अपना रोल डिफाइन कर दिया कि भैया मेरा तो ये रोल है इस बिजनेस के अंदर, चैन की बंसी बजाऊंगा, आराम से जिंदगी जीऊंगा, मोमेंट बाय मोमेंट जीऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, और उस तरीके से बिजनेस रन करेगा। बाकी बिजनेस में जो जो काम करने के लिए जिस जिस पर्सन को आना है उस तरह के हीरे मोती में हायर करूंगा अपने एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो सभी लोग अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे। जब सभी लोग अपना रोल परफॉर्म करेंगे तो जो मेन पर्पस है बिजनेस का, तो वो उसको डिलीवर करेगा, और आप रेगुलरली इनोवेट करते रहोगे। जब तक आप इनोवेशन करते रहेंगे बिजनेस के अंदर, तब तक बिजनेस ग्रो और मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। तो बिजनेस को आपने एज ए एसेट क्रिएट कर लिया, मतलब कि अब आप समझ चुके हो कि बिजनेस का मतलब वहां पर खून पसीना बहाना नहीं है, बल्कि बिजनेस को एक मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करना है, फ्रॉम दी रेगुलर इनफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो वैल्यूएशन में क्या होता है? वैल्यूएशन में आपने अपने खुद के बिजनेस की जब वैल्यूएशन बढ़ाते हो तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि आप उसमें ना छोटा सा पोर्शन सेल भी कर सकते हो। मे बी 2% आपने सेल कर दिया, जैसे कि रिलायंस कंपनी ने कुछ पोर्शन अपना फेसबुक को सेल किया कुछ करोड़ों में 1.5 लाख करोड़ की टोटल डील हुई है सारी मिला मिलू के उतने में। अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका विजन तो वो होना चाहिए ना, आज की डेट में तैयारी तो वो करके चलेंगे। आपका बिजनेस सेलेबल, सेलेबल की पोजीशन में रखो। सेलेबल की पोजीशन का मतलब होता है कि ऊपर से बिजनेस ओनर चेंज हुए, दूसरे ओनर आए, फर्क ही नहीं पड़ा, बिजनेस चलता रहा। बैंक ऑफ पंजाब था पहले, उसको सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब बन गया, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब फिर एचडीएफसी बैंक बन गया। अब सोचो जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब बनाया था और बाद में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के अंदर मर्जर किया था, फिर वो एचडीएफसी में चला गया, बिजनेस तो उनका ऑनगोइंग था, ऑनगोइंग था, इसका मतलब सेलेबल था उनका बिजनेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप सेल मत करो, कौन कहता है सेल करो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बढ़ाओगे जब आप, तो तब उसमें से कैश इतना अबंडेंस जनरेट होता है ना। रैनबैक्सी वालों ने बेचा था, अब देखो आकाश इंस्टीट्यूट वालों ने 7,300 करोड़ रुपए के अंदर, नाम वही का वही आकाश ही रहेगा, बायजूस नहीं होगा उसका नाम, लेकिन पैसे 7,300 करोड़ रुपए। आ जाओ, नहीं बेचना मत बेचो, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू करें ना। भाई अगर हम अपने बिजनेस को एज ए एफडी देख रहे हैं, अपने बिजनेस को एज ए रियल एस्टेट देख रहे हैं, तो एक बार जरा दूसरों के बिजनेस में देखो। आप कहते हो कि मेरे बिजनेस के अंदर जगमोहन पॉसिबल ही नहीं है, पेमेंट टर्म ही बड़ी खराब है, 6-6 महीने पेमेंट आते हैं। अब देखो दूसरे कौन से बिजनेस हैं, जरूरी है कि बिजनेस वो वाले बिजनेस जरूरी है आपने खुद ही रन करने हैं? बड़े बड़े बिजनेस ओनर बैठे हैं, जरूरी है आपने सारा दिन दुखी परेशान, बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, इम्प्लॉई से लड़ाई, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, अल्ले टा टा। आप क्या करो, बिजनेस ओनर बनो ना। बिजनेस ओनर बन के दूसरे के बिजनेस को खरीदो, खरीदो, उसमें इन्वेस्ट करो। आजकल कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अच्छा, अब पुनीत गर्ग जी कह रहे हैं कि बिजनेस को सेल कैसे करें? बड़ा ही सिंपल है पुनीत जी, आपने दो ही काम करने हैं। पहला, आपका जो बिजनेस है उसकी बनाओ टेक्निकल वायबिलिटी, और उसकी बनाओ फाइनेंशियल वायबिलिटी। मैं दोबारा बोलता हूँ, पुनीत गर्ग जी कह रहे हैं कि भैया मुझे जगमोहन दोस्त मेरे बता भाई मैं बिजनेस को सेल कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो आपके बिजनेस की सही वैल्यूएशन कर सकता है। जब आपने हीरा बेचना होता है, हीरा बेचना होता है तो किसके पास जाते हो? कबाड़ी के पास जाते हो? नहीं। आपने हीरा बेचना है तो आप किसके पास, परचून की दुकान पे जाते हो? नहीं।
आपने हीरा बेचना है तो कहाँ जाते हो आप जोहरी के पास जाते हो। इसका मतलब है कि आपके हीरे जैसे बिजनेस की पहचान किसको है, जोहरी को पहचान है। अब जोहरी कैसे देखेगा, जैसे सोने को पारस के पत्थर पे ऐसे रगड़ रगड़ के पता लगाते हैं ना उसकी वैल्यू कितनी है, वैसे ही आप मुझे अपना बिजनेस दिखाओ। कैसे दिखाओगे, आप दो चीजें बनाओगे, पहला फाइनेंशियल वायबिलिटी, दूसरा टेक्निकल वायबिलिटी। अब क्या होती है फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस के अंदर सचमुच में वो दम है कि वो कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। वो लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों के अंदर जो आपका बिजनेस है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या बोल रहा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या बोल रहा है कि आने वाले समय में कितना आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हो और आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। मैं निकालूंगा ना उसको, अच्छे से पकड़ के पारस पे रगड़ के आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेंगे, चेक करेंगे यस इसके अंदर फाइनेंशियल वायबिलिटी है भी कि नहीं है। मान लो बिजनेस मॉडल ही आपका ऐसा हो, बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो जिसकी पेमेंट टर्म ही खराब है, पेमेंट टर्म ऐसी खराब है कि आप जो है चाइना से माल इंपोर्ट करते हो, वो भी 2 महीने पहले सारे पैसे वहां जमा करा देते हो, फिर वो आपके पैसे जमा कराने के बाद प्रोडक्शन करते हैं, फिर 2 महीने लगा के वो आपके यहाँ पे भिजवाते हैं, फिर आप उसको रखते हो, फिर उसको कस्टमर को बेच देते हो, बेचने के बाद वो कस्टमर 6 महीने के बाद आपको पेमेंट करता है। तो ये बिजनेस तो क्या होगा, ये हो गया मनी ईटिंग मॉन्स्टर हो गया ये वाला बिजनेस। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी में हम देखेंगे कि भाई इसकी वर्किंग कैपिटल की पेमेंट टर्म क्या है, इसकी डेप्ट इक्विटी क्या है, इसकी 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 जो वेरियस मार्जिन रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रोथ रेशियो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या चल रहा है पिछले 3 सालों का, आरओआई कितनी आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है, अच्छे से पारस के ऊपर रगड़ रगड़ के देखेंगे उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से। तो आपने मुझे क्या दिखानी है, अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखाई, उस पर्सपेक्टिव से तैयार करो ना। मतलब अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सोचो कि आप बिजनेस वारेन बफेट के लिए कर रहे हो, 1 मिनट के लिए सोच लो, वारेन बफेट के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो। अब सोचो वारेन बफेट क्या देखता है, क्या देखता है, अब वो जो देखता है अगले 1 से 3 सालों के हिसाब से उस तरह से खड़ा कर दो अपना बिजनेस। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से आपने तैयारी कर दी। दूसरा क्या है, टेक्निकल वायबिलिटी। टेक्निकल वायबिलिटी ये है कि वो बिजनेस टेक्निकली वायबल भी है, एग्जिस्ट भी करता है। आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया, ब्रिलियंट आइडिया क्या है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर हीरे होते हैं, सोना होता है ना, वैसे अगर आप स्पेस में चले जाओगे ना, स्पेस में बहुत दूर, बहुत प्रकाश वर्ष दूर चले जाओगे, वहां पर आपको आकाश में घूमते हुए एस्ट्रॉयड नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, एस्ट्रॉयड। जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो एक्चुअली पत्थर के टुकड़े नहीं है, ये पृथ्वी पृथ्वी जितने टुकड़े जो है ना, वो टुकड़ा ही हीरा है, वो टुकड़ा ही डायमंड है। इतने अरबों सालों से घूम रहा है वो, घूमते 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 कार्बन जो है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कार्बन कि पूरा का पूरा प्लानेट ही हीरा बन गया। अगर आप अपना हवाई जहाज वहां लेके जाओ और वहां थोड़ी छनी से ठक 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 तोड़ के उस एस्ट्रॉयड को पृथ्वी के ऊपर ले जाओ, अरबपति, खरबपति, परबपति, पतियों के भी पति बन जाओगे आप। यानी कि आकाश में, यूनिवर्स के अंदर हीरे घूम रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो ऊपर घूम रहे हैं जिनके अंदर बड़े अमेजिंग मिनरल्स हैं। भाई पृथ्वी पे पानी कहाँ से आया, ऊपर से ही तो आया, ऊपर से ठक टक्कर हुई, हो गया काम, पानी पानी, समुंदर ही समुंदर बन गया। तो पानी पृथ्वी पे नहीं था, पानी पृथ्वी पे नहीं था, पानी बाहर से आया है, आज थोड़ी आया, कई साल हो गए। तो मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ आपके पास, हाँ यार बात तो सही है, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो आइडिया जबरदस्त हो गया, तो आपने कहा ठीक है सौदा कर लो, मैं जी अगले हफ्ते उस एस्ट्रॉयड से लेके आ रहा हूँ, हीरे मोती लेके आ रहा हूँ। अब मैं टेक्निकल वायबिलिटी स्टडी कर रहा हूँ। भाई साहब ये स्पेस में जाओगे कैसे, ये स्पेस में जाने के लिए क्या आपने टेस्ला वाले से एग्रीमेंट कर लिया, क्या टेस्ले वाले का आप जो रॉकेट है वो किराए पर लोगे या बाय करोगे तो अगर आप टेस्ला वाले का रॉकेट जो है वो किराए पर लोगे तो उसका किराया कितना है। अच्छा, अगर आप वहां पर जाओगे, सच्ची मुच्ची वहां पर आप पहुंच ही जाके पत्थर लेके आ जाओगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन कितनी लगेगी, वहां से जब ये लेकर आओगे, अच्छा परमिशन है आपके पास, नासा वालों ने परमिशन दे दी आपको कि आप बाहर से पत्थर ला सकते हो, जबकि एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रखी है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रखी है कि सिर्फ पृथ्वी के अंदर देश हो सकते हैं, सिर्फ पृथ्वी के अंदर देश हो सकते हैं, मेरा भारत, अमेरिका,
जापान, कनाडा ये देश हो सकते हैं, 190 200 जितने भी हमारे बहुत सारे देश हैं, अपना देश ही देश है, छोटे छोटे देश भी हैं, बड़े बड़े देश भी हैं। सिर्फ पृथ्वी पे कंट्री हो सकती है, स्पेस में कंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ट्रीटी साइन कर दी। अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रीटी साइन कर दी कि स्पेस सबका साझा, सबका साझा है स्पेस, किसी का स्पेस नहीं हो सकता, किसी का चंद्रमा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मंगल ग्रह मेरा है, वहां पर आप अमेरिका रॉकेट लेके खड़ा हो जाए कि वो मेरा है। अब वो एस्ट्रॉइड किसका है? अब इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से अगर वहां से आप हीरा लेकर आते हो, तो वो हीरा तो साझा है, सबका है, तो आप कैसे भेज दोगे उसको? आप कैसे भेज दोगे? ओहो, यानी कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ये, सर टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ गए हो? इसका मतलब है पुनीत जी, आपके धंधे की टेक्निकल वायबिलिटी, आप कहते हो यूरेनियम लेके आऊंगा, यूरेनियम कैसे ले आओगे? रूस देगा ही नहीं यूरेनियम। अच्छा, आप कहते हो, आप इशारा समझ रहे हो ना? आप कहते हो कि मैं ना मोबाइल की कंपनी खड़ी कर देता हूँ, मोबाइल की कंपनी खड़ी कर देता हूँ, रिलायंस पे ना जियो में थोड़ी सी आवाज में ना घर घर आती है, मेरे मोबाइल बहुत बढ़िया बनाया है, चाइना से मोबाइल खरीदे, अपना जियो लगा दूंगा। अरे स्पेक्ट्रम ही नहीं है, 4G नहीं है, 5G नहीं है, 5G का लाइसेंस ही नहीं है। जब 2G 3G का घोटाला हुआ था तो लाइसेंस का तो चक्कर था, आपने कहा कोयला निकाल लूंगा, कोयले का सर्टिफिकेट ही नहीं है, ऑनलाइन बिडिंग ही नहीं है आपके पास। तो टेक्निकल वायबिलिटी क्या है, समझ गए ना आप? समझ गए कि नहीं? अगर समझ गए सारे के सारे तो टाइप कर दो एक बार यस। आप समझ गए। इसका मतलब ये है कि सर आपके धंधे की वैल्यूएशन डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। फाइनेंशियल वायबल भी है क्या? फाइनेंशियल वायबल है, हाँ जी फाइनेंशियली वायबल है। टेक्निकल वायबल है क्या? टेक्निकली वायबल है। रखो, आप बिजनेस मेरे को दो, मैंने करवानी है इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्टर मीट, उस इन्वेस्टर मीट के अंदर आप आ जाओ और हमारे इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंटेशन दो। 1 घंटे के समय की प्रेजेंटेशन होती है, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है। उस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में पहले आधे घंटे के अंदर आपने अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी और टेक्निकल वायबिलिटी एक्सप्लेन करनी है। 15 मिनट लगा लो फाइनेंशियल वायबिलिटी पे, 15 मिनट लगा लो टेक्निकल वायबिलिटी पे, या कॉम्बिनेशन कर लो। 20 मिनट फाइनेंशियल वायबिलिटी पे बोल देना, 10 मिनट, यानी कि आधे घंटे में आपने अपना पूरा उड़ेल देना है। अगले 30 मिनट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप हो जूम मीटिंग में सेंटर में, और आपके आसपास 10-20 इन्वेस्टर होंगे, वो आपसे कोई मीटिंग फॉर्मेट के अंदर आपसे पूछेंगे, अच्छा ये हो गया तो वो हो गया, वो हो गया तो ऐसा हो गया। अब आपने उनके जवाबों को बड़ा कन्विंसिंगली आंसर कर दिया, फिर क्या होगा? आपकी 1-to-1 हो जाएगी। इसके अंदर आप होंगे और वो इन्वेस्टर होगा, 1-to-1 होगी, दोनों को समझ आ गई, हाँ जी कितने शेयर है, इतने के हैं, वैल्यूएशन लगाओ। चलो वैल्यूएशन तो मैं बना दूंगा, वैल्यूएशन मैं बना दूंगा, फाइनेंशियल वायबिलिटी के अंदर मैं सपोर्ट कर दूंगा। तो उसके बाद जो भी आपकी डील फाइनल होगी, तो वो डील फाइनल होगी, हो गया काम, इतना सा काम है। यानी कि वैल्यूएशन का मतलब ये है कि आप बनाएंगे फाइनेंशियल वायबिलिटी, आप बनाएंगे टेक्निकल वायबिलिटी, फिर आप मुझे बोलोगे कि जगमोहन इन्वेस्टर मीट में मेरे को बुला दे, मैं आपको इन्वेस्टर मीट में बुला लूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप आके प्रेजेंटेशन दे दो। अब जिसको पसंद आ गया, अच्छा आप उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, आप कह रहे हो कि समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हो? मैं बोलूंगा पुनीत जी आप एक काम करो ना, आप एज ए इन्वेस्टर बन के आओ मीटिंग के अंदर, इन्वेस्टर बन के आओ, इन्वेस्ट करने के लिए आओ, तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ। फिर जो उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहा होगा उसको समझो क्या प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके अंदर आपको लगे तो उसमें टॉफी इन्वेस्टमेंट कर दो या फुल इन्वेस्टमेंट कर दो। टॉफी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसमें किसी के साथ मिलके थोड़े से अपने भी लगा दो, और जिसको समझ आइए उसको पूरे लगाने दो। लगा दिए पैसे, ठीक है जी, लगा दिए पैसे, ओके। उसके बाद क्या होगा? आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे। आज बिजनेस को एज ए एसेट देखना तो शुरू करो, प्लीज 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 प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी बिजनेस ओनर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके आप अपने बिजनेस को एफडी की तरह देखना शुरू करें, आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्टी की तरह देखना शुरू करें, और आप उसका दिमाग बनकर बिजनेस का काम करना शुरू करें, रादर देन कि हाथ बनकर काम करना शुरू करें। हाथ वाला काम हाथ का, दिमाग वाला काम दिमाग का। तो अब पुनीत जी आप कह रहे हो दैट्स अ ग्रेट आइडिया, प्लीज फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है आ जाओ, वेलकम। और भी जो आना चाहते हैं आओ ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, उपासना कोऑर्डिनेट कर लेगी, तो मैं आपको इन्वेस्टर मीट में कर लूंगा। देखो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा रिलेवेंट है, बड़ा प्रैक्टिकल है। क्यों, क्या हो रहा है? हम लगे पड़े हैं दे दनादन दे दनादन। भाई या तो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करा के बेचो, बिजनेस को बेचो ना, या अपने बिजनेस की वैल्यूएशन लोगों की देख के उसमें लगाओ पैसे। जरूरी है खुद ही लगे रहना है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अच्छा खासा भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से आपने बना लिया,
क्या बना लिया, थोड़े पैसे बना लिए। अब आप अपने ना फोटोकॉपियां क्रिएट करनी शुरू करो, अपनी फोटोकॉपियां अपनी फोटोकॉपियों का मतलब ये है कि आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है जी, आप बिजनेस ओनर हो और आपने अपनी कराई फोटोकॉपी, वो दूसरा बिजनेस ओनर है। इसका मतलब है वैल्यू सिस्टम मैच करो कि यार बंदा ठीक लग रहा है, कई सालों से काम कर रहा है, उसका वैल्यू सिस्टम मैच करता है, फैमिली वाला बंदा है, घर परिवार वाला बंदा है, सही है, और उसकी मार्केट में भी ठीक ठाक है, कोई ऐसी चीजें भी नहीं है, बंदा ठीक है। और अब बंदा ठीक है तो लगाओ, बिजनेस भी ठीक ही चल रहा है उसका, चल भैया लगा देते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, जो भी लगाना है, तो आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके उसमें लगा दो। अब वो बिजनेस ओनर तो मेहनत कर ही रहा है ना, अगर उसकी गुड्डी चढ़ गई, अगर उसकी गुड्डी चढ़ गई तो आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, अगर नहीं चढ़ी तो नहीं बढ़ेगी, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि जब आप दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मान के चलो कि जैसे आपके बिजनेस में हो सकता है कुछ ना कुछ, वैसे उसके बिजनेस में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको कुछ एरिया का बिजनेस तो आप कर रहे हो, कुछ एरिया के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, कुछ एरिया का बिजनेस आप कर रहे हो, कुछ में आपका इंटरेस्ट है। जो आप कर रहे हो वो करते रहो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर मीट के अंदर आओ। तो ठीक है विक्रम जी, वेलकम है, मैं इनवाइट करता हूँ आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। कृष्णा के महेश्वरी जी, आपको मैं इनवाइट करता हूँ उस मीटिंग के अंदर। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को है मीटिंग वो वाली, तो वेडनेसडे वाली मीटिंग में बुला लेंगे हम आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उपासना को व्हाट्सएप कर दो, इनवाइट मी फॉर दी वैल्यूएशन मीट, अपने आप बुला लेगी उपासना, कोऑर्डिनेट करके बढ़िया तरीके से मेरे से कोऑर्डिनेट करेगी। उसके लिए छोटा सा आपका एक वो करना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात करनी होगी हमें, कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है तो एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है हमने, जब तक कि डील क्लिक नहीं होती। तो इसलिए हम उन्हीं लोगों को इन्वेस्टर मीट में बुलाते हैं जिनके साथ में मेरा वैल्यू सिस्टम मैच हो जाता है कि भैया कॉन्फिडेंशियली, सतनाम वाहे गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला, सबके फायदे के बारे में सोचो और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखो। ओके, वरना तो आइडिया ले लेके हो जाएगा काम, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अच्छा, बिजनेस, मनी मेकिंग बिजनेस आप जनरेट कर रहे हो, मनी ईटिंग बिजनेस को आपने खत्म कर दिया बिजनेस मॉडल के द्वारा। आज बिजनेस सेल करो या बिजनेस को इन्वेस्ट करो, तो अब आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका है पहला एसेट क्या है, बिजनेस। बिजनेस इज एन एसेट। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एसेट जो आपने क्रिएट करना है ना अपनी लाइफ के अंदर, उसका नाम ही है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, देखो नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, रियल। रियल, रियल क्या होता है, असली। असली, देखो काम करेंगे असली, एकदम खालस, एकदम बढ़िया, असली, रियल एस्टेट। तो अब क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो अपना ध्यान ना आप रियल एस्टेट की तरफ ले आओ, अगर अभी तक नहीं गया। अगर अभी तक दिमाग अटका हुआ है किसी एक सुई के ऊपर, सुई कई बार अटक जाती है। रियल एस्टेट में तो रेंट जो है वो साल की 6% रिटर्न आती है, जबकि मेरी तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही 10% आ जाती है, शेयर में ढंग से करूंगा तो मेरे को 20-30% आ जाती है। वारेन बफेट ने जो इतने मिलियन बिलियन बनाए हैं वो तो उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बनाए हैं, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट पे, अरे सारे करो ना, सब कुछ करो, एक जिंदगी है आपकी, आप रियल एस्टेट भी करो, शेयर मार्केट भी करो, लेके जाऊंगा वहां पे शेयर मार्केट में, ऐसी ऐसी शेयर मार्केट कराऊंगा कि ना सांस की सांस ऊपर के ऊपर अटक के रह जाएगी। हेजिंग होती है, स्पेकुलेशन होती है, डेरिवेटिव होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। आओ तो सही, पंजा तो लड़ाओ शेयर मार्केट के अंदर, आओ लड़ाओ, नॉलेज का पंजा लड़ाओ और उसके बाद फिर आप रिस्क का पंजा लड़ाओ। देखते हैं कौन कितना बबर शेर है, कौन कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। भाई खड़े मैदान के अंदर बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ईगो को ऊपर क्यों रखना है, ईगो को रखो साइड पे, उसको कर दो साइड पे। जो बिजनेस ओनर होता है ना उसमें कभी ईगो नहीं होती, बिजनेस ओनर हमेशा डाउन टू अर्थ होता है, बिजनेस ओनर हमेशा धंधे की बात समझता है। जहां पर खड़े होना है वो खड़ा हो जाएगा, जहां बैठना है वहां बैठ जाएगा। चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र में लिखा है उसने बोला है, सही शासक वही, सही सौदागर वही जो कि सही समय पर सही सौदा करता है। ये थोड़ी कि कोई 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 नीलामी हो रही है, नीलामी के अंदर आपने अपनी मुछ ऊंची करके आपने ही वो तलवार खरीदनी है टीपू सुल्तान की, कौन कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। वो तो किंगफिशर वाला था जो खर्चता रहता था, तो वो बिजनेसमैन थोड़ी है, वो तो इगोइस्टिक था। जो भी था पापा जी उनका उनके साथ में है। पॉइंट ये है कि सौदागर जो होता है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो इगोइस्ट नहीं होता। वो कौन होता है, वो सही समय की सही माल की सही परख करके सही समय पर बोलता है, वो करता है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एक फिक्स्ड व्यू मत लेके चलो कि मुझे रियल एस्टेट में नहीं करना, मुझे रियल एस्टेट में नहीं करना। क्यों नहीं करना रियल एस्टेट के अंदर, क्यों नहीं करना? 4 टॉपिक है, चारों में करना है। 2 प्रॉमिस मुझे, चारों में करना है, चारों में करना है, चारों में करना है, जो 4 इन्वेस्ट कर ही कर रहे हैं। देखो मैं माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूँ ना। जब बिजनेस का पर्सपेक्टिव चेंज किया तो बिजनेस का मतलब ये नहीं था हार्ड वर्क। बिजनेस का मतलब था कि बिजनेस खड़ा कर दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा और ऊपर लगा दिया आपने दिमाग, माइंड। तो बिजनेस के ब्रेन आप हो, बिजनेस ओनर। उसी तरीके से अब आप इधर चलो, अभी आप इधर चलो कि आप निकल गए हो यहाँ पे रियल एस्टेट की तरफ। तो रियल एस्टेट के अंदर आपने क्या करना है, उसको आप ऐसे देखो कि जिस बिजनेस के अंदर आप हो, जिस बिजनेस के अंदर आप हो और जो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, सबसे पहले रियल एस्टेट जो खड़ी होगी ना, वो उसी बिजनेस के अराउंड खड़ी होगी। मान लीजिए जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो और वो जो ऑफिस है या वो जो फैक्ट्री है जो किराए पर ली हुई है, तो आप देखो कि वो जो किराए की ली हुई फैक्ट्री है या जो जो ऑफिस है, वो उसकी लोकेशन क्या है, उसको रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आज की वैल्यू क्या है। और अब देखो इसका मास्टर प्लान क्या है। हर सिटी का, हर स्टेट का एक ना 20 साल का मास्टर प्लान होता है। आपको नहीं पता? पता है आपको? हर सिटी का, हर स्टेट का 20 साल का एक मास्टर प्लान होता है कि आज अगर कोई लोकेशन ये वाली है, तो आने वाले समय में क्या यहाँ पे मेट्रो बनने वाली है? आने वाले समय में के अंदर क्या यहाँ पे कोई थीम पार्क बनने वाला है? आने वाले समय में क्या यहाँ पे कोई एयरपोर्ट आने वाला है? तो आने वाले समय के अंदर क्या कोई टाउनशिप की प्लानिंग है जिसके द्वारा पूरी की पूरी अथॉरिटी यहाँ पर आने वाली है? तो अब आप उसके नक्शे को देखोगे, अब गवर्नमेंट की साइड पे जाकर लाइजनिंग वालों से मिल के बात करोगे, ये वाली लोकेशन है। इसका मतलब धंधा आप आज की डेट में कर रहे हो, धंधा आज की डेट में कर रहे हो और वो जगह आपने किराए पर ली हुई है। तो अगर आपकी ये वाली स्टडी बोलती है कि भाई मैंने जगह तो ले ही रखी है, उसका किराया तो मैं दे ही रहा हूँ और आने वाले समय के अंदर 1 साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल के अंदर मास्टर प्लान के हिसाब से ये जगह तो भाई साहब चमकने वाली है। यहाँ जैसे सरोजनी नगर मार्केट बन गई, एक घर रेजिडेंशियल एरिया था, धीरे धीरे मार्केट बनी तो मार्केट के हिसाब से ये वैल्यू बन गई उसकी। तो जिन लोगों ने एंटीसिपेट किया तो उन्होंने कमाल कर दिया। द्वारका वाली बात कर लो, द्वारका में जिन्होंने छोटे मोटे ऑफिस खोले थे, फिर द्वारका एक्सप्रेस वे निकला, फिर वहां पर सोसाइटियां बनी, करते 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 वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गुड़गांव से कनेक्ट कर गया, तो रेट शूट अप कर गए। अब 6 लाख रुपए की चीज आज 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बिकती है वहां पे रियल एस्टेट। मुझे पता है, मैं करता रहता हूँ ना 21 साल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने आइडिया लगा लिया कि जिस बिजनेस के अंदर मैं हूं और वहां पर जो मैंने ऑफिस या फैक्ट्री किराए पर ली हुई है, क्या मैं इसको खरीद लूं क्या और रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर दूं, टर्म लोन लेके रेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर दूं? देखो धंधा तो चल ही रहा है, ऑफिस में तो आप बैठे ही हुए हो, फैक्ट्री तो आपकी है ही है, ब्रांच ऑफिस तो आप है ही है। अच्छा, आपका जो जिस जगह पर ऑफिस है वो कच्ची कॉलोनी में है, लाल डोरा के अंदर है, फैक्ट्री भी लाल डोरा के अंदर है। तो आपको पता होना ही कुछ नहीं इसका, भैया किराया ही दो, किराया किराया दो, इसका चलने दो किराया। कल को कोई पता नहीं बुलडोजर चल जाएंगे, कब बुलडोजर चल जाएंगे और कब मास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ से मेट्रो निकलेगी तो हमें औने पौने दाम देके मुआवजा देके निकाल दिया जाएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर हम हमेशा रियल एस्टेट को ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं। रियल एस्टेट को ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं। मतलब ये क्या है कि प्रेजेंट में नहीं देखते हम रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट को हमेशा फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर का मतलब है कि आज जो सबको दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। आपने अपनी आंखों में लेकर आना है फ्यूचर का फोकस, फ्यूचर का फोकस कि रियल एस्टेट आज जिस तरीके से है तो फ्यूचर में कैसी दिखेगी, टाउन हॉल की प्लानिंग के हिसाब से, लोगों के कल्चर के हिसाब से, आजकल की जो सर्वे स्टडी आ रही है उसके हिसाब से। अगर तो समझ में आता है कि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होने का फायदा है, तो अपने बिजनेस में जो आपने वेयर हाउस, मार्केटिंग ऑफिस, ये ऑफिस ले रखे हैं, चल भैया खरीदो उसको। रेंट दिए जा रहे हो, रेंट ही दिए जा रहे हो, रेंट ही दिए जा रहे हो, खरीद लो। तो रेंट तो उस जगह का देते हैं जहां पर पता होता है कि ठीक है कि मैं इतना कैपिटल ब्लॉक नहीं कर सकता और टेम्परेली बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए है। अदरवाइज तो आपका बिजनेस आपके एसेट क्रिएट करना शुरू करेगा। और वो एसेट भी कहाँ पे क्रिएट करने हैं? वो एसेट क्रिएट करने हैं आपने अपनी पर्सनल नेटवर्थ के अंदर।
यानी कि एज ए डायरेक्टर साहब जो है वो जगह खरीदेंगे, डायरेक्टर साहब जगह खरीदेंगे, डायरेक्टर साहब जो है वो जगह कंपनी को किराए पर दे देंगे और कंपनी से रेंट लेंगे। रेंट फिर भी देंगे, कंपनी पहले भी रेंट दे रही थी, कंपनी आज भी रेंट देगी। पहले कंपनी लोगों को रेंट दे रही थी, अब कंपनी डायरेक्टर साहब को रेंट देगी। आप ये मेरा पॉइंट लिख लो, समझ लो, जान लो, दिमाग को घुमा लो, छोटे से स्टार्ट कर लो। आप कहोगे प्रॉपर्टी का मतलब है बहुत महंगी। अरे आपने सौदे ऐसे किए हैं, आप छोटे छोटे सौदों से स्टार्ट करो ना रियल एस्टेट के, छोटे 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 निके 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 निके। अरे पूरा पैसा नहीं लगाना तो कोलैबोरेट कर लो, 2 3 4 लोग अपने आपके जिगरी एकदम बिल्कुल प्यारे वाले लोग हैं जो आपके, कोलैबोरेट करो ना उनके साथ। कोलैबोरेट करके भैया मेरी 5% की पत्ती डाल ले, मेरी 10% की पत्ती डाल ले, पंजाबी में पत्ती बोलते हैं, अंग्रेजी में शेयर बोलते हैं। भैया मेरा 50% का शेयर डाल लो, मेरा 2% का शेयर डाल लो, मेरा 1% का शेयर डाल लो, कर लो। यही तो तरीका है। इसका मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से भी बहुत ज्यादा, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से भी बहुत ज्यादा। वो कैसे? यही काम करके, एसेट क्रिएट करके ना। तो बिजनेस एज ए एसेट क्रिएट हो गया, टिक। अब रियल एस्टेट एज ए एसेट आपने क्रिएट कर देना है। अब चाहे आप कमर्शियल खरीदो, रेजिडेंशियल खरीदो, फ्लोर खरीदो, दुकान खरीदो, मकान खरीदो, कोठी खरीदो, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होते हैं, उसके अंदर कुछ शुरुआत करो। अरे करो ना, कर लो, कुछ तो कर लो, कर लो। लगे हैं सारा दिन बिजनेस 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 बिजनेस। अरे सैटरडे को निकला करो, साइटें वाइटें देख कर आया करो। संडे को 2 4 साइटें देख ली, एक आधी साइट देख ली, बड़ा मजा आएगा। प्रॉपर्टी देखोगे ना, बड़ा मजा आएगा। आपको पता लगेगा कि लाइफ ऐसे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई जब आपकी रियल लाइफ में रियल आ गया, क्योंकि रियल वो रियल होती है। अच्छा, अब पता क्या करते हैं, जब रियल एस्टेट खरीदते हैं ना, तो हम बैंक से थोड़ा सा लोन ले लेते हैं। बैंक से लोन क्यों ले लेते हैं? बैंक से चाहे थोड़ा सा लोन ले लो, चाहे बड़ा लोन ले लो, इसलिए ले लेते हैं कि जब हम बैंकों से लोन लेंगे तो बैंक वाले अपने आप पेपर चेक करते रहेंगे। बैंक जो है वो लोन देने से पहले ना वकील हायर करता है, उसका ड्यू डिलिजेंस करता है, उसकी चेन लेता है। जितने सवाल हम नहीं पूछ सकते ना, उतने बैंक पूछ लेता है। उतने पूछ पाछ के एग्रीमेंट बना बनू के साइन करा के सब कुछ करा के, तो ये तो सर लाल डोरा की जमीन है, लोन नहीं हो सकता। ये तो नेगेटिव हीरे की जमीन है, लोन नहीं हो सकता। हमें सब पता लग जाता है कि उसके अंदर कितने कुलक्षण है कितने कुलक्षण है जो बैंक में लोन की एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो बैंक वाले जो हैं अच्छे ढंग के बैंक वाले में डालेंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी एनबीएफसी के अंदर वो कमीशन के चक्कर में कोई भी लोन कर देते हैं ना, वो नहीं। ढंग से बैंक के अंदर, ढंग की प्रॉपर्टी के अंदर पक्के वाला काम करेंगे, पक्के वाला काम करेंगे। कर लिया आपने, बहुत बढ़िया कर दिया आपने। सो दिस इज हाउ रियल एस्टेट आपकी बिल्टअप होनी शुरू हो गई। तो आपने कहा हाँ अब थोड़ा फील आ रहा है। अब देखो प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन हुई। जब भी आपको कैश फ्लो चाहिए होता है ना, तो या तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच दोगे तो पैसे आ जाएंगे, प्रॉपर्टी को रेंट पे देंगे तो रेगुलर इनकम आ जाएगी। कभी मान लो बिजनेस को जरूरत पड़ गई तो लैप तो मिलता ही है ना, LAP, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है, ठा मारा लैप, 80% आपने पैसे ले लिए, बैंक गारंटियां देनी होती हैं और जाने क्या क्या देना होता है, वहां पर ये काम आ जाती है प्रॉपर्टी। तो कभी निकालनी पड़ी तो निकाल देंगे। घर थोड़ी बेचते हैं, लोगों ने तो अपने घरों के अगेंस्ट में लोन ले रखे हैं जहां पे रहते हैं। आपके घर पे लोन को क्लियर कर दो धीरे धीरे। अच्छा, अब क्या करना है आपने? प्रॉपर्टियां खरीदनी शुरू की, सारा का सारा लोन उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही अगर लेना पड़े, बाकी क्लियर करके डेप्ट फ्री कंपनी के हिसाब से आपको चलना है। दूसरा एसेट खड़ा हो रहा है, ये एक डीप स्टडी का विषय है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बिजनेस देखते हो तो उसके अंदर दो चीजें देखते हो, क्या? फाइनेंशियल वायबिलिटी और टेक्निकल वायबिलिटी। और रियल एस्टेट को कैसे देखते हो? बड़ा सिंपल है, रियल एस्टेट को यूं नहीं देखते, यूं देखते हैं, बस इतना ही है, इतना ही फर्क है। यानी कि आज से नहीं देखते रियल एस्टेट को, फ्यूचर से देखते हैं। तीसरा एसेट, तीसरा एसेट है मेरे दोस्तों पेपर्स। पेपर है पेपर्स, ये ऐसे वाले पेपर, पेपर, हाँ पेपर। पेपर बड़ी काम की चीज है, पेपर बड़े काम की चीज है, ये बड़ा अमेजिंग एसेट है। अभी तक तो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस की मशीनें ही पैसा कमा के देती है। अभी हमें लगता है कि जो हम इतनी लेबर घोड़े की तरह हार्डवर्क करते हैं बिजनेस के अंदर, वही पैसा कमा कर देता है। नहीं, एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा पेपर है जो बड़े जबरदस्त तरीके से पैसे कमा के देता है। कौन से पेपर है? कागज के टुकड़े, उसके ऊपर काली स्याही से कुछ लिख दिया जाता है और कोई साइन कर देता है, तो वो पैसा देना शुरू कर देता है पेपर। उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट आपने पैसा पकड़ के बैंक को दे दिया, लो तू दे दो,
किंगफिशर वाले को लोन में दे दो पैसे, ठीक है, तुम सरकारी बैंक को, प्राइवेट बैंक को, मुझे नहीं पता, जिसको मर्जी दो, मेरे पैसे सेफ हैं, ओके, जब तक भारत सरकार जिंदा तब तक ओके, ठीक है। तो आपने एफडी करा दी, एफडी करा दी, एफडी कराने के अगेंस्ट में आपको मिल गया पेपर, पेपर मिल गया, वो आपने संभाल के रखा हुआ है, आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है पेपर, वो आपके अकाउंट में हो जाता है, तो वो कितने हैं आपके पास, बनाते रहा करो, बनाते रहा करो। बच्चे के जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट कर दिया, चलो बना दिया, वाइफ का बर्थडे आया, ले भाई पकड़ो एफडी और गोल्ड, वो गोल्ड पे आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, अच्छा लो पकड़ो जी एफडी। हाँ जी, शादी हो रही है, और शादी में जी हम 8,000 लोग नहीं बुलाएंगे फार्म हाउस के अंदर, शादी करेंगे, आजकल ना बड़ा सही सिस्टम है शादियां करने का, शादी करने के लिए बोलो कि हम तो जी ना, मतलब जैसे आपको पता ही है जी, कोरोना कोरोना चल रहा है जी, हम तो ना शादी करेंगे किसी रिजॉर्ट के अंदर, कोई सोना सा बढ़िया सा साफ सुथरा सा रिजॉर्ट करा लो, उस रिजॉर्ट में शादी करो, उसमें जैसे प्रियंका चोपड़ा ने शादी की थी, चाचे मामे ताए बुलाओ, खास खास लोग बुलाओ, सारे के सारे फंक्शन करो, अपना ढोलकी बजाओ, तबला बजाओ, सब कुछ करो, फैमिली के साथ में पूरा एंजॉय करो, शादी करो, अपनी फैमिली के अंदर पूरी शादी करो, और जितने लोगों को आपने दिखावा दिखाने के लिए, भाई दिखावा भी तो करना होता है, दिखावा दिखाने के लिए आपने करना था, बढ़िया सा डिजिटल कैमरे वाला अमेजिंग सा फोटोग्राफर बुलाओ, और बढ़िया बढ़िया सी आप उसकी एडिटिंग वेडिटिंग करा के अपने फंक्शन की सब लोगों को जलाओ, सब लोगों को जलाओ, सोने सोने हेयर स्टाइल बनाए कुड़ियां, सोनी सोनी साड़ियां और सूट पहने, जेंट्स जो है आपके चाचे मामे ताए, वो बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि जे नचे मुंडे दा मामा, लाइक दैट, इस तरह की वीडियो बना बना के ना लोगों को जलाओ। भाई वही तो करते हो शादियां जो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, मैं तो देखी है शादियां, ये मैंने देखी है गुड़गांव के अंदर, क्या तगड़ी शादी होती है, वहां पे 800 800 900 900 हजार हजार लोग आए हुए हैं, वहां पर खाना खत्म ही नहीं होता, खाना शुरू होता है, मैं कहता हूँ कि भाई खाना शुरू करें, हमने स्टार्टर से शुरू किया, मैं और मेरी वाइफ स्टार्टर से शुरू किया, वो स्टार्टर ही नहीं खत्म हो रहे, और फिर सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर सामने से दूल्हे के मामा जी आए, वो कहते कि जगमोहन जी आए हो, हाँ वेरी गुड, आप तो कैश लो कोच हमारी शादी में आए हैं, चलो जी खाना खा लिया आपने, तो मैंने कहा जी अब हाँ भी और ना भी, क्योंकि स्टार्टर ही इतने हो गए थे, तो कहते नहीं खाना खा के जाना है आपने, खाना, अब उनको नाराज भी नहीं कर सकते, इधर से हमने सारा का सारे स्टार्टर खा लिए, अब मामा जी कह रहे हैं खाना खा के जाना, उसके बाद जो रात को हमारी हालत हुई, इसका मतलब है उन्होंने तो अपनी चाई चाई इतने करोड़ों तरह के खाने बनाए, खाने वाले का बुरा हाल है, वो सारा दिन अगले दिन छुट्टी कर रहा है, वो कहते पता नहीं क्या खा लिया, क्यों खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, वाइफ ने कहा, ठीक, अब उन्होंने इतना कुछ लगाया तो खाना चाहिए था, अच्छा अगर नहीं खाना चाहिए तो लगाया क्यों था, मैं कहता हूं कि एफडी करा दो ना, एफडी करा दो ना उस पैसे की, बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे एफडी करा दो, इसका मतलब है कि शादी आपने कैसी कर ली, शादी कर ली रिजॉर्ट के अंदर, बढ़िया से रिजॉर्ट है आजकल, एक शांतमयी बढ़िया सा है, वहां पे चले गए, वहां पे शादी कर ली, वहां पे अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, तो खर्चा वहां पे कम होगा, डेस्टिनेशन मैरिज बोलते हैं, अब डेस्टिनेशन मैरिज भी दिखावे वाली नहीं करनी, आपने फैमिली को जोड़ने वाली शादी करनी है, वो तो मसूरी में भी कई सारे बने हुए हैं, वहां पर कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, तो वो कर लिया, और बाकी पैसे कहाँ डाल दिए, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, ताकि जिंदगी भर वो बच्चे आपको दुआएं देंगे, एफडी मिलेगी, अपने बिजनेस में जो पैसे निकले वहां से पैसे निकल कर आएंगे, तो एफडी करा दिया आपने, पीपीएफ करा दो, वो भी तो पेपर मिल जाता है आपको, अच्छा गोल्ड के सर्टिफिकेट ले लो, अगर आपको गोल्ड डर लगता है कि घर में चोर आके ले जाएंगे, लॉकर में रखने के लिए पता नहीं आजकल लॉकर भी खुल जाते हैं, तो आप गोल्ड के सर्टिफिकेट ले लो, तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, तो सर्टिफिकेट की रेट की वैल्यू के हिसाब से जिस बैंक ने आपको गोल्ड सर्टिफिकेट दिया है उस हिसाब से कर लेंगे नहीं तो पब्लिक डिपॉजिट भी है, थोड़ा सा आपको लगता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, इतने सालों से बढ़िया काम कर रही है, जैसे कि टाटा है, जैसे कि इन्फोसिस है, जैसे कि विप्रो, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके पब्लिक डिपॉजिट आते हैं, एफडी पे मिलता है आपको 6%, पब्लिक डिपॉजिट में मिलता है 9 से लेके 11% का, तो पेपर ले लो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाओ, क्या दिक्कत है, लिक्विड फंड में डाल दो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो ले लो, लिक्विड फंड वाले म्यूचुअल फंड ले लो, अरे म्यूचुअल फंड में शुरू कर दो थोड़ा बहुत, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो चलो इंडेक्स फंड ले लो, नहीं तो भाई इंडिया की ग्रोथ के ऊपर तो भरोसा है ही है ना, लॉन्ग रन के ऊपर आपको, कहाँ शेयर मार्केट जो थी वो 4,000 पे थी, हर्षद भाई थोड़ी सी ऊपर लेकर आए थे, तो कहते कि पता नहीं कितनी बुरी मार्केट ऊपर चलेगी, अब तो ये 50,000 पे घूम रही है, ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि 2 लाख तक जाएगी, अगर हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा है, अगर हमें लगता है कि भैया ये तो अभी 2 लाख तक जाएगी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, बिजनेस है, डाइवर्सिफिकेशन है, और जिस तरह से कॉन्सेंट्रेट हो रही है, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, हमारे पास जनता ही इतनी है कि डिमांड ही इतनी है कि ग्रोथ होनी होनी है, ओके डन, तो आप इंडेक्स फंड में लगाओ,
चलो आप धुरंधर हो तो लगाओ शेयर्स के अंदर लगा लो, वो भी तो पेपर ही है। लॉन्ग रन के हिसाब से वारेन बफेट बनो ना, एक वारेन बफेट जो अभी हैं वो दूसरे वारेन बफेट आप हो, उस हिसाब से लगाओ शेयर में पैसा। ओके, तो ये पेपर जो है आप समझ गए कि कितने पेपर्स हमने रखे हुए हैं। बच्चों के नाम से कर लो, थोड़ा सा इमोशन जोड़ दोगे ना पेपर के साथ में, तो पेपर आपको ना वो लगना शुरू हो जाएगा। मेरे तो एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, उन्होंने क्या किया हुआ है, हर पेपर के ऊपर ना उसने जिसके नाम से वो पेपर लगाया ना उसकी फोटो स्टेपल की हुई है। एक बार मुझे चेक करा रहे थे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, कहते जुगमोहन ओरिजिनल पेपर है, एक बार ना मैं तुम्हें फोटो खींच के भेज रही हूँ। उन्होंने फोटो खींच के भेज दी, तो एक बार वो फाइल लेकर भी ऑफिस में आ गए थे, तो हर पेपर के ऊपर फोटो लगी हुई है और उन्होंने विल भी लिखी हुई है अपनी सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से, तो उन्होंने पेपर पे फोटो भी स्टेपल की हुई है। बड़ा मजा आता था देख के, मैंने कहा ये क्या है, कहती ये मैंने इसके नाम से किए हैं, तुड़वाने का मन ही नहीं करता। ये तो बिंटी के नाम पर है, ये पिंटी के नाम पर है, शंटी के नाम पर है, मिंटी के नाम पर है, चुन्नू के नाम पर है, गोलू के नाम पर है, टिड्डू के नाम पर है, व्हाटएवर द नेम। आर यू गेटिंग द इमोशंस? यानी कि अगर आप ऐसी एफडीआं करा दोगे तो तुड़वा लोगे, अगर आप कोई इमोशन जोड़ के करवा दोगे, पर्पस जोड़ के करवा दोगे ना, तो फिर आप अपने बिजनेस में से पैसा कमा के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लोगे। वरना आज आपका कैश रिजर्व क्रिएट होगा और कल तोड़ दोगे। आज कैश रिजर्व क्रिएट किया, कल तोड़ दिया, क्रिएट किया तोड़ दिया, क्रिएट किया तोड़ दिया, क्रिएट किया तोड़ दिया। हल्का सा प्रेशर आता है वहां से, हल्का सा प्रेशर आता है, पेमेंट नहीं आई आपकी, लेट हो गया पेमेंट, और सर क्या करें आगे से पेमेंट नहीं आ रही, अगर पेमेंट नहीं आई तो हम आपको सप्लाई बंद कर देंगे, एफडी तोड़ो, कैश रिजर्व तोड़ो। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार जगमोहन कैश रिजर्व ना टूटे इसके लिए क्या करें? कैश रिजर्व क्रिएट किया, जितना 50% अपनी कंपनी में रख लिया, 50% अपने पर्सनल में ट्रांसफर कर दिया। पर्सनल में ट्रांसफर कर दिया, आपको पता है ये कैश रिजर्व है 25% के बराबर का, 25% के बराबर कैश रिजर्व है, उसकी एफडी करा दो किसी बच्चे के नाम से, होगी आपके नाम से ही, आपकी कंपनी के नाम से ही, लेकिन फोटो स्टेपल कर देना साथ में। तो उसके बाद ना जब वो पैसे मांगेगा कि खर्चे के से पैसे मांगेगा, आप अपने कैश रिजर्व को छेड़ोगे नहीं। क्यों? यार ये तो चुन्नू के पैसे मैं कैसे तोड़ दूं? नहीं, चुन्नू के पैसे नहीं तोड़ सकता, ये तो मैंने उसकी शादी के लिए इकट्ठे किए हैं, ये तो हमने घूमने के लिए इकट्ठे किए हैं, एंड लाइक दैट। Are you able to get the point? Are you able to get the emotions attached with that papers? If yes, then type yes in the chat box. If you are really getting the emotion, then type yes. Okay, got it, thank you. और वीडियो वालों, आप भी जब देखोगे ना वीडियो, देखो लाइव पुनीत जी, कैजल जी, मुकेश जी, राजीव गुप्ता जी, yes, everybody is participating the way, and so many people, yes, so many. Okay, ठीक है, नितिन जी ने भी कर दिया, समीर जी ने भी कर दिया, आ जाओ सारे। अच्छा विक्रम जी तो सीधी कर देता, आ जाओ आ जाओ, आज ये शराहना जी भी हैं। सो देयर आर सो मेनी लाइव पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग। यू आर डिवाइन सोल, यू आर डिवाइन सोल इन सच अ होली टाइम। जब आप ब्रेन की वो न्यूरो पैटर्न डेवलप कर रहे हो, ये जो न्यूरो पैटर्न आपके बिजनेस को लेके, रियल एस्टेट को लेके सेट हो गए हैं, पेपर्स को लेके सेट हो गए हैं, साथ में इमोशन स्टेपल कर दिया आपने, तो समझ लो आपने ऐसे एसेट क्रिएट कर दिए हैं जिंदगी के अंदर, पूछो ही कुछ ना। अब हम चलते हैं चौथे एसेट के ऊपर। चौथा सेट है हमारा कमोडिटीज। अब ये कम ही समझ आता है लोगों को, लेकिन एक चीज तो बड़ी समझ आती है, धनतेरस वाले दिन वाली। आ जाओ, गोल्ड। देखो यहाँ फोन्ट का कलर भी गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। गिफ्ट कर दिया करो वाइफ को, मम्मी को गोल्ड गिफ्ट कर दिया करो, नो प्रॉब्लम। अच्छा वहां पर बनाओ, गोल्ड बनाओ, गोल्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी तरह से अलाइनमेंट है इसके अंदर। आपका कैश फ्लो कोच कह रहा है कि फिजिकल हार्ड गोल्ड रखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको पता क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भगवान का पैसा। भगवान साक्षात रूप में पैसे के रूप में आपके सामने आए हैं, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि सिल्वर है। तो गोल्ड सिल्वर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जहां रखना है वो अलमारी के पीछे घुमा के ठा करके रखना है, वहां रख लो, लॉकर में रखो, इमोशन अटैच करो। और सबसे सेफ जगह पता क्या है? सबसे सेफ जगह आप अपनी वाइफ को पकड़ा दो। भाई साहब, चोर की ना नानी मर जाएगी, लेकिन वाइफ ऐसी जगह पे गोल्ड रखेगी आप भी नहीं ढूंढ पाओगे, कई बार तो खुद भी ढूंढ नहीं पाती कि मैंने कहाँ रख दिया। बट एनीवे, तो चिंता मत करो, आपका घर परिवार में शांति है। और अगर गोल्ड है ना, गोल्ड है आपके घर में, और समझ लो कि ना शांति बनी रहेगी। कहीं ना बैक ऑफ द माइंड के अंदर ना उनको ना बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है फीमेल्स को, और फीमेल्स और मेल्स दोनों को ही रहती है। पता क्या रहती है? कहते चलो ठीक है, कमाते हैं, जोड़ रखा है, जोड़ रखा है, ये तो ये दिमाग के अंदर ना जोड़ रखा है, पड़ा है,
पैसे बहुत हैं। तो वो जो सैटिस्फैक्शन दिमाग के अंदर आ जाती है ना, दिमाग के, ये जहाँ जो फ्रीक्वेंसी निकलती है मैनिफेस्टेशन की, फ्रीक्वेंसी निकलती है, उसे कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। ऐसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है दिमाग में से, तो हमें ना हमेशा जैसे ना पेट भरा हुआ है, ठीक है, हाँ, चलो सही है। तो हम ना संतुष्टि के भाव में रहते हैं। जब हम निम्रता और संतुष्टि के भाव में रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में और मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है। एक है लोहा, एक है लोहा और एक है चुंबक। अब मुझे बताओ कि लोहे के साथ में कील चिपकेंगे आके कि चुंबक के साथ में चिपकेंगे? वो नेचुरल सी बात है, लोहे के साथ में चिपकेंगे ही नहीं, वो अपने-अपने पड़े रहेंगे। चुंबक के साथ में चिपकेंगे। चुंबक क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? दिमाग की। दिमाग क्या कह रहा है? पैसे हैं, गोल्ड पड़ा है, शांति है घर में, आहाहाहा! ओहो! शुभ होता है। तभी तो बड़े बुजुर्गों ने पुराने इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने और बाकी सभी लोगों ने ना इमोशन जोड़ दिए साथ में। इमोशन जोड़ दिए कि भैया घर के पीछे खड्डा खोदो, एक पीतल का पतीला लो, उसमें डालो गोल्ड, उसके अंदर डालो साँप और करो बंद, खड्डा खोद के वहाँ डाल दो। हमेशा दिमाग में रहेगा घर में बहुत पैसे हैं, वो सँभाल के रखे हुए हैं, तो उससे बरकत रहेगी। ये रीज़न थे, ये रीज़न थे। उन्होंने कहा कि धनतेरस के ऊपर हर साल ना खरीद लिया करो। उसके पीछे भी लॉजिक थे, साइंस थी, ताकि आपके घर में धन संपदा रहे। जब दिवाली का माहौल बनाया, लक्ष्मी जी को सिंबॉलिक दिखाया उन्होंने। लक्ष्मी जी को सिंबॉलिक दिखाया, पूरे प्रणाम है, सिंबॉलिक है, धन लक्ष्मी पूजा। इसका मतलब है कि यार मन के अंदर ना थोड़ा शांति का भाव रखो। पुराने ज़माने में क्या है, लूट-खसोट मची है, ले लो, इकट्ठा कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, 99 का फेर, मन में शांति नहीं है। तो फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने लक्ष्मी जी वाला सिस्टम, धनतेरस वाला सिस्टम, उसके बाद जी आपका आपका मतलब ओकेशंस बनाई हैं, एसेट क्रिएट करने की ओकेशन बनाई है, वो बनाई, समझो ना। अरे जब पुराने संस्कार चले आ रहे हैं उसको समझो। हो सकता है मुझे भी पूरे लॉजिक ना पता हो, लेकिन ये पता है कि लॉजिक के पीछे लॉजिक ज़रूर है और मैंने अपने वाला लॉजिक ढूँढ लिया है। आप अपने वाला लॉजिक ढूँढो ना, ढूँढ लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो कमोडिटी के अंदर आपने पैसे लगाने हैं, लगा लिए, अच्छा, सिल्वर ले लो। अच्छा, मैं कहता हूँ कमोडिटी मार्केट के अंदर आप क्यों नहीं जा रहे? अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, जो धंधा कर रहे हो, तो आप हेजर बनोगे ना, आप स्पेक्युलेटर ही बने रहते हो हमेशा। आप देखो हेजिंग कैसे कर सकते हैं? हेज का मतलब है कि अंकल चिप्स वाला जो है, अंकल चिप्स वाला, वो चिप्स खरीदता है। अंकल चिप्स वाला क्या बनाता है? चिप्स बनाता है। कितनी चिप्स बनाता है? चिप्स ही चिप्सें बनाता है आलूओं की। अब उसको कितने आलू खरीदने पड़ते होंगे? अब जो आलू की रेट कभी ऊपर कभी नीचे, अब किसान चाहता है कि मेरा रेट ठीक-ठाक मिले और अंकल चिप्स बनाने वाली कंपनी चाहती है कि मेरे को भी आलू ठीक रेट पे मिले। तो वो क्या करते हैं? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा रेट सिक्योर हो गए। आप ना ज़रा दिमाग लगाओ इसके अंदर। आप लोहे में, आयरन में, स्टील में, कॉपर में, निकल में और जाने कितने सारे प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो, इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हो। अगर आपने मेरा सेशन आज से 20 साल पहले अटेंड कर लिया होता, तो मैं कहता हूँ कि जो बिलियनियर की दुनिया के अंदर आपका नाम पहले ऐड हो जाना था। कोई नहीं, अब हो जाएगा ऐड, क्या दिक्कत है? अब मैंने बता दिया आपको। कमोडिटी मार्केट को देख लो, समझ लो, खोल लो, जान लो, पहचान लो, आ जाओ उसके अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर। ये कमोडिटी मार्केट चौथा आपका एसेट है, इसको हेजिंग के लिए इस्तेमाल करो। यहाँ से आपने लोहे जैसा मजबूत बिज़नेस की सेफ्टी सिक्योरिटी कर लेनी है और पैसे भी खूब कमाने हैं आपने यहाँ से। तो सिर्फ फैक्ट्री में जाके ठक 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 करने से बात बनने वाली है नहीं, नहीं बनने वाली। आपको क्या करना है? 4 एसेट क्रिएट करने हैं। क्लियर हो गया आपको? कमोडिटी वाला सेट, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी मार्केट के अंदर एक बार आपने एंटर करना है। क्यों हो रहा है आज का सेशन? आज का सेशन इसलिए हो रहा है ताकि आपके बिजनेस और लाइफ में कंसिस्टेंट कैश फ्लो बना रहे। जेएसए ऑनलाइन को आप यूज कर ही रहे हो, उसको करते रहो। अब जेएसए ऑनलाइन को मैंने डे टू डे इंप्रूव किए जा रहा हूं। अभी इसके अंदर कुछ और भी नया करने वाले हैं, बड़ी जल्दी आपको सरप्राइज बताऊंगा। एवरी ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे लाइव, every Tuesday live 4 to 5 पीएम, every Tuesday 4 to 5 पीएम, शाम को 4 से 5 1 घंटा मैं लाइव आपके साथ रहा करूंगा। आपको उसका डिटेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। उसके अंदर हम एक टॉपिक भी डिस्कस किया करेंगे और आपके लाइव क्वेश्चन आंसर भी लिया करेंगे। जनता की भारी डिमांड के ऊपर जेएसए ऑनलाइन लाइव आ गया है एवरी ट्यूसडे। आप कपिल शर्मा का शो देखते थे हर सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फाइनेंस का शो देखना है 4 से 5, इसमें पूरा 4 से 5 हर ट्यूसडे
आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, आ जाएंगे डिटेल। अब JSConline.in पे जाओ। JSConline पे जाकर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो JSConline.in पे जाएं, अवेल 7 डे का फ्री ट्रायल करें, नाम, ईमेल, मोबाइल कंपनी का नाम डालें, ज्वाइन करें, ताकि आपको ना ये सारी की सारी वीडियो, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्यों? देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे मैं 30 सेकंड लूंगा बस। तो यहाँ पर आप गए और इधर मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ, भाई आज के और क्वेश्चन में तो आप पूछ ही रहे हो, मैं क्या आपको आज क्या दिखाने वाला हूँ, मैं ये दिखाने वाला हूँ कि बस 15 सेकंड और ये वाला टॉपिक मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स है ना यहाँ पर अपलोड किए चले जा रहा हूँ। अकाउंटेंट कैन बी अ गेम चेंजर, कैसे बिल्ड करें, ये देखो कितने अमेजिंग टॉपिक आपके लिए रेडिली हिस्ट्री अवेलेबल है। तो यहाँ देखते जाओ ना, एडवांस पेमेंट कैसे रिसीव करें, सब देखते जाओ। इसी तरीके से एक टैब इसके अंदर और आ जाएगा, उसका नाम होगा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। एवरी ट्यूसडे जो लाइव आएंगे वो लाइव आएंगे, और जो लाइव नहीं आ पाए वो ट्यूसडे का फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखो एपिसोड 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 इकट्ठे होते चले जाएंगे। सीजन 1 एपिसोड 1, सीजन 1 एपिसोड 2 है, नेटफ्लिक्स से भी बढ़िया बना देना हमने। ठीक है, थैंक यू। सो हाउ वाज द सेशन फॉर यू? डिड यू गेट सम वैल्यू फ्रॉम टुडे सेशन? इफ यू रियली गेट द वैल्यू देन टाइप समथिंग value or whatever the thing coming in your mind, those who are live, and thank you Nitin ji, thank you Puneet ji, thank you Mona ji, Sushil Dhawan ji, thank you very much everybody for participating. Radha Bhattar ji, as always sir, thank you Mona ji, thank you, and Radha Bhattar ji, thank you. Mukesh Yaswani ji, Samir ji, another wonderful session. Thank you. Yes, 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 yes. You are such an amazing soul, divine soul. मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब सैटरडे आपके साथ में ना, मुझे लगता है कि मैं ना लाइव ही बैठा हूँ आपके साथ में। ऐसा लगता है राधा जी कि हम दोनों ना जैसे बैठे हैं और आपके हाथ में आपकी फेवरेट टी, कॉफी या जो भी ड्रिंक है वो है, मैं बैठा हूँ, हम बात कर रहे हैं आपस के अंदर, डिस्कस कर रहे हैं। पीयूष जी ऐसा लग रहा है कि हम आपस में बस बैठे हैं, क्योंकि महेश्वरी जी रेगुलर आ रही हैं। और मोना जी मतलब मैं बता रहा हूँ कि ना ऐसे लग रहा है, लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हैं। विक्रम जी मतलब कमाल है। तो ये सब चीजें ना हम जो क्रिएट कर रहे हैं इस दौरान, और बाद में जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी उतना ही आनंद आ रहा है जब ये लाइव सेशन को करते हैं। तो आ जाओ। तो अब हमने पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, बिल्कुल। तो थैंक यू माना जी, आपने लिखा यू ऑलवेज गिव वैल्यूएबल पॉइंट टू फोकस ऑन। बिल्कुल, देखो ये पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है, ये देखने का नजरिया ही तो है। उसी प्रॉपर्टी को कोई किसी नजरिए से देख रहा है, कोई किसी नजरिए से देख रहा है। उसी बिजनेस को, उसी पेपर को, उसी कम्युनिटी को, उसी लाइफ को, उसी रिलेशनशिप को। कई बार हम किसी रिलेशनशिप को देखते हैं कि ये ना कमीना है, कमीना। कभी तो यार ये तो बड़ा महान है, बंदा वही है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, ओके डन। तो क्या हुआ? मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। यानी कि हमारी रिलेशनशिप, हमारा लव, हमारी हमारी हेल्थ, सब चीजें एक पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। हैव अ अमेजिंग वीक अहेड, और अगले सैटरडे फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू।